हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आइए, आपको और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आप हमारे साथ हो जाइए तैयार, कलम और कॉपी लेकर, और शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग एक शब्द काइनेटिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, एक शब्द है काइनेटिक और एक शब्द हो गया काइनेटिक्स। केवल एस का डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस एक बड़ा डिफरेंस ला देता है। तो आप ध्यान से देखिए, काइनेटिक जो शब्द है यह ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है मोशन या मूवमेंट। मोशन या मूवमेंट मतलब गति। कहने का मतलब काइनेटिक्स मीन्स क्या हो गया, गति हो गया। अब आते हैं ये काइनेटिक्स का क्या अर्थ हो गया। तो जो काइनेटिक्स शब्द है, इस एस का मतलब होता है स्टडी। तो जैसे इसमें एस लग गया, इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ मोशन या मूवमेंट। मोशन सिमिलर एक आपको और शब्द बता रहा हूं मैं। एक शब्द है ऑप्टिक। ऑप्टिक मीन्स इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है लाइट, मतलब प्रकाश। लेकिन एक शब्द है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का मतलब हो गया, एस मीन्स स्टडी हो गया, स्टडी ऑफ लाइट। इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। एनर्जेटिक्स, डायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इटीसी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने यह जाना कि जो काइनेटिक जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है, व्हिच मीन्स मोशन और मूवमेंट। और जब ये शब्द हो जाता है काइनेटिक्स, तो इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ हुआ स्टडी ऑफ मोशन या मूवमेंट। तो आप इसे नोट करें, और फिर उसके बाद हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कोई केमिस्ट किसी रासायनिक अभिक्रिया से क्या उम्मीद रखता है। तो आइए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद लेते हैं। आप जरा फील करिए, कोई केमिस्ट जब किसी अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना चाहता है तो किन बिंदुओं पर अध्ययन करना चाहता है, पहले इसको समझ लेंगे, और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसमें से किन बिंदुओं का अध्ययन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत होता है। तो आइए, टॉपिक हमने बना दिया, केमिस्ट किसी अभिक्रिया के बारे में निम्न बिंदुओं का अध्ययन करना चाहता। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक जाली लिया हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पर हमने कागज का टुकड़ा रख दिया, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ये लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, ये मान लीजिए कोयला है, और ये पत्थर का टुकड़ा है, ये है आपका स्टोन है, और ये क्या है, मान लीजिए कोयला है, ये लकड़ी है, और ये कागज है। फिर उसके बाद इस लैंप को जला दिया गया, ये जलने लगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आपको जो केमिस्ट्री पढ़ने का जो सुख है, आनंद है, वो मिलने वाला है। आपने ये 4 सेटअप तैयार किए,
कागज है, लकड़ी है, कोयला है और ये पत्थर है, ये पत्थर है। अब देखिए आपने क्या किया, नीचे से आग लगा दिया। अब पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट इसके बारे में क्या सोचेगा। सबसे पहला देखेगा कि इसमें से कौन सा आग से जलने वाला चीज है, कौन सा नहीं है, मतलब कहां पे अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो आप एक साधारण भी दिमाग लगाते हैं तो कागज जल जाएगा, लकड़ी जल जाएगा, कोयला जलेगा, लेकिन पत्थर आग से नहीं जलने वाला। तो केमिस्ट सबसे पहला पॉइंट जो अध्ययन करता है वो ये होता है कि अभिक्रिया की संभावना व्यक्त करता है। पॉइंट नंबर 1, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी की संभावना का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई केमिस्ट सबसे पहला काम ये करता है, देखता है कि जो अभिक्रिया वो लिया है वो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसकी संभावनाओं का अध्ययन करेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, मतलब इसमें से कौन जलेगा कौन नहीं जलेगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2 आइए, मान लीजिए कि क्लियर हो गया कि अभिक्रिया होगी, तो क्या अब ये पता चल गया कि ये नहीं जलेगा, बाकी इसमें से ये तीनों जो है जलेगा। तो क्या तीनों पे जब आपने नीचे से आग लगा दिया तो क्या तीनों बराबर दर से जलेगा, एक ही टाइम में सब में आग पकड़ लेगा और बराबर स्पीड से जलेगा? बिल्कुल नहीं, एकदम सही सोच रहे हैं, कभी बराबर स्पीड से नहीं जल सकता। कागज बहुत जल्दी से जलेगा, लकड़ी और कोयला उसके रिस्पेक्ट में धीमे गति से जलेंगे, आग जल्दी नहीं पकड़ेगा। तो केमिस्ट दूसरा बात सोचता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसा होगा, अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करता है या दर का। तो दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया के वेग या दर का अध्ययन। अब जब ये पता चल गया कि अभिक्रिया हो रहा है तो कौन तेज गति से होगा कौन धीमे गति से होगा, इसका अध्ययन केमिस्ट करेगा। तीसरा बात, जब इस अभिक्रिया के जो वेग है इसको क्या कोई ऐसा भी कारक है, फैक्टर है जो प्रभावित करे? सोचिए जरा, इन लकड़ियों पे मैंने क्या किया, किरोसिन तेल डाल दिया लकड़ी कोयला और कागज पे। अब बताइए जलने की रफ्तार बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली निश्चित रूप से आप कहेंगे कि जो जलने की प्रक्रिया वो बढ़ जाएगी, एकदम सिंपल सा बात है। लेकिन सोचिए अगर मैंने सब पे पानी डाल दिया तो घट जाएगी। इसका मतलब जो किरोसिन ऑयल है, जो किरोसिन तेल है, वो एक ऐसा कारक हुआ जो अभिक्रिया के जलने के दर को बढ़ा दिया, और पानी एक ऐसा कारक हो गया जो जलने की क्रिया को धीमे कर दिया। तो केमिस्ट इस बात का भी अध्ययन करता है कि अभिक्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है, बढ़ा देता है और कौन घटा देता है। तो अब तीसरा पॉइंट जो अध्ययन के विषय होता है किसी केमिस्ट के लिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। तो एक केमिस्ट यह जानना चाहता है कि कोई अभिक्रिया जो हो रही है उसके वेग को कौन सा पदार्थ बढ़ा देगा और कौन सा घटा देगा। चौथा बात क्या जानना चाहता है केमिस्ट? चौथा बात ये जानना चाहता है कि यह अभिक्रिया कितने देर में पूर्ण होगी, यह अभिक्रिया कितने देर में साम्य अवस्था को प्राप्त करेगी। क्या लगता है तीनों, ये तो नहीं जलेगा और ये तीनों जलेगा, तीनों में अगर आग लगा के छोड़ दें, बराबर मात्रा ले लिया जाए तो क्या तीनों एक ही समय में समाप्त होगा? इतना ना खूबसूरत उदाहरण ही लिया है आपने कि हर सवाल के जवाब दे देंगे। बिल्कुल नहीं है, जल्दी खत्म होगा और समाप्त हो जाएगा। और ये देरी से ये जो कोयला और लकड़ी इसके अपेक्षा क्या होगा, तो देरी से समाप्त होगा। तो इस चीज का अध्ययन करता है कि अभिक्रिया जो है कितने समय में पूर्ण होगी या उसके साम्य अवस्था कितने टाइम बाद आएगा। अभिक्रिया को
पूर्ण होने में लगा समय या साम्य अवस्था प्राप्त करने में लगा समय। करने में लगा समय। केमिस्ट यह भी जानना चाहता है कि अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। तो 5वां पॉइंट हो गया अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए, कोई भी केमिस्ट जब किसी अभिक्रिया को देखता है तो उससे 5 उम्मीदें करता है, उसके बारे में 5 बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता है। पहला, अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, इस संभावनाओं पे चर्चा करेगा। और मैं आपको नोट में एक बात बता दूं मित्र, कि यदि किसी अभिक्रिया के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आप किसे सूचित करते हैं? डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी का मान लेस देन 0 मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव है तो अभिक्रिया होती है, स्वतः परिवर्तित हो जाती है अभिक्रिया। एक्चुअली अभिक्रिया होती है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नहीं हो गया हुआ तो समझ लेंगे कि अभिक्रिया जो है स्वतः परिवर्तित नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो पहला तो हो गया अभिक्रिया होगी कि नहीं, इसकी संभावना पे चर्चा करता है केमिस्ट। दूसरा, अगर अभिक्रिया हो रही है तो तेज गति से होगी, धीमे धीरे 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 होगा या धनाधन होगा, इस पे चर्चा करेगा। फिर उसके बाद ये देखेगा कि कौन सा ऐसा कारक है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या घटा दे। अभी मैंने कहा इन लकड़ी कोयले को जलाना है मुझे, किरोसिन तेल डालूंगा तो बढ़ जाएगा अभिक्रिया का वेग, और अगर पानी डाल दिया तो घट जाएगा। तो इस तरह से कारक है बहुत सारे, ताप, दाब इत्यादि में अभी इसकी चर्चा करूंगा, उसका अध्ययन करता है। फिर अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का अध्ययन करता है, और साथ ही साथ अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करता है। लेकिन अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस 5 पॉइंट में से जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ये केमिकल काइनेटिक्स का विषय ही नहीं है। यह है विषय आपके थर्मोडायनेमिक्स का। ऊष्मागतिकी चैप्टर इसके बारे में अध्ययन करता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। और साथ ही साथ ये अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है, इसका अध्ययन इक्विलिब्रियम चैप्टर में होता है। तो बच गया पॉइंट कितने? 3। तो इसी 3 पॉइंट का अध्ययन जो होता है वो है आपका किसका सब्जेक्ट है? किससे? तो केमिकल काइनेटिक्स का। तो इन्हें जल्दी से उतारिए और फिर बताता हूं 3 पॉइंट कौन है और उसका अध्ययन कैसे करेंगे हम लोग। तो आइए स्टूडेंट्स, अब यह जाना जाए कि केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं, आखिर इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, किसका अध्ययन करने वाले हैं। तो ये 3 बिंदु 5 लिखे थे, 5 में से 2 को मैंने टिक आउट कर दिया कि एक तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत है और जो दूसरा है वो इक्विलिब्रियम के अंतर्गत है। तो बच गया 3 पॉइंट ना। 3 पॉइंट में पहला क्या है? अभिक्रिया का वेग। डिस्टर्बेंस के लिए खेद है स्टूडेंट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहला अभिक्रिया का वेग, या आप इसको कह दीजिए दर, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया फास्ट होगी या स्लो होगी। दूसरा, इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? तो दूसरा आप ये जानना चाहते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है उसको कौन से कारक प्रभावित करता है। वेग को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर्स
affecting rate of reaction, rates of reaction। हाँ, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक है। अभिक्रिया शब्द यहां लिख लेते हो, ज्यादा ठीक था। अब आइए तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन। बस यही तीन चीज, अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ जो रिएक्शन है ना, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रिया की विधि का अध्ययन। अब देखिए, इस तीन का अध्ययन है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं, तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्ट्रिक्टली अगर मुझे कहना हो तो आप जान लीजिए कि केमिकल काइनेटिक्स कंसर्न ओनली विद द रेट्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग से ही इसका संबंध है। क्योंकि जब वेग का अध्ययन करते हैं तो उसके प्रभावित करने वाले कारक का भी अध्ययन कर लेते हैं, और कारकों से चले आते हैं तो आ जाते हैं उसकी क्रियाविधि पर। लेकिन अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो कह सकता हूं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करता है केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। लेकिन मैं यहां तीनों पॉइंट्स को जोड़ करके आपके सामने लिखने वाला हूं। लेकिन याद रखिए, आप नोट कर लीजिए, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंसर्न विद द रेट ऑफ रिएक्शन is called chemical kinetics which studies the rate of reaction। बस सिंपल सा है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट है, अभिक्रिया का वेग, कॉमा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है क्या कहलाता है? तो रासायनिक बलगति कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। बस that branch of chemistry which deals with the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction and the mechanism of reaction is called chemical kinetics। तीन चीजों का अध्ययन, बस तीन चीज मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूं। पहला है अभिक्रिया का वेग, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा बताइए कारक के बाद अभिक्रिया की क्रियाविधि। बस हो गया। इसी तीन चीज का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन मुझे अगर एक शब्द में बोलना हो, केवल एक ही इसमें से कोई पॉइंट बोलना हो, तो मैं कहूंगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करता है केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो अब शुरू करने वाले हैं हम इस इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक। लेकिन पहले टॉपिक के पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, और वो ये चीज़ है कि जो हीरा है ना,
हीरा के बारे में आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हीरा वो कोयले में ग्रेफाइट में बदल जाने वाला है। और इस बेचैनी के हल करने के लिए, इस बेचैनी के समाधान के लिए आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, और वो कहता है कि नहीं, हीरा कोयला में ग्रेफाइट में बदलेगा, लेकिन उसका वेग इतना न स्लो होगा, इतना न स्लो होगा कि वो सदियों तक चलेगा। इसीलिए किसी तरह की कोई जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ लीजिए, क्या होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो ग्रेफाइट में। मतलब हीरा हमेशा के लिए हीरा नहीं होता। डायमंड इज नॉट फॉर ईवर, ये कौन कहता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो इतना कह के हीरा के बारे में कि हीरा हमेशा के लिए हीरा नहीं होता और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चुप हो जाता है। लेकिन इसका हल निकालता है कौन, आपका केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि रिलैक्स रहिए, इतना आसानी से हीरा ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। हीरा जो है ग्रेफाइट में बदलेगा, लेकिन उसमें बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। जो हीरा है ग्रेफाइट में इतना आसानी से नहीं बदलने वाला। यह था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक, वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो इसे नोट करें, फिर शुरू करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक है अभिक्रिया के वेग के आधार पर या दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के अगर वेग को आधार बना दिया जाए तो आपका जो अभिक्रिया होता है वो होता है 3 प्रकार का। कौन कौन से 3 प्रकार हैं रिएक्शन? तो एक का नाम है वेरी फास्ट रिएक्शन, इसी को इंस्टैंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। और तीसरा जो है वो है वेरी स्लो रिएक्शन। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। तो आइए तीनों को समझते हैं हम लोग कि वेरी फास्ट रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए ना, नाम से ही स्पष्ट है, वेरी फास्ट इंस्टेंटेनियस। इसके बारे में पहला जो है वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में मैं आपसे यही कहूँगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ ही क्षण में समाप्त हो जाए उसको इंस्टेंट, इसलिए तो नाम है इंस्टेंटेनियस, माने तात्क्षणिक, क्षण भर में समाप्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो वेरी फास्ट। तो 1 नंबर पहला लिखते हैं हम, परिभाषा लिख दे रहे हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। हिंदी में तीव्रगामी अभिक्रिया कह सकते हैं, तीव्रगामी, तेज गति से होने वाला। तो परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत ही तेज गति, जो अत्यंत ही तेज गति से संपन्न होता है, उसे वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आखिर वो कौन सी अभिक्रिया है जो वेरी फास्ट होती है और क्यों होती है, इन दोनों सवालों के जवाब चाहेंगे हम लोग। तो पहले एक उदाहरण देखिए, इस उदाहरण से ही क्लियर हो जाएगा। आपके पास HCl है और आपने क्या किया, इसमें एक NaOH या KOH मिला दिया।
तो जैसे ही आप HCl और NaOH को मिलाइएगा तुरंत उसी पल क्या होगा, देखिए HCl जो है टूट करके H प्लस और Cl माइनस, उसी तरह से ये Na प्लस और OH माइनस, और तुरंत अपोजिट जो चार्ज है ये Na और Cl अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये जल बना लेगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या बना देगा, ये NaCl और H2O। ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जितने भी आयनिक जो रिएक्शन होते हैं ना वो वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। तो नोट में लिख लेंगे यहाँ कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आपके पास AgNO3 है और आपने इसमें NaCl ही डाल दिया तो क्या होगा, देखिए ये टूट कर क्या देगा आपका Ag प्लस NO3 माइनस, ये टूट करके Na प्लस और Cl माइनस। जैसा कि अभी मैंने बताया तुरंत अपोजिट जो चार्ज है अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये क्या बना देगा, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, AgCl और प्लस में क्या हो गया तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हो गया। ये व्हाइट PPT होता है, याद रखिएगा, उजले रंग का अवक्षेप होता है जो कि पेंदी पे जा कर के बैठ जाता है, PPT हो गया, उजला अवक्षेप हो गया। तो अब यहाँ पर है कि कोई भी आयनिक जो रिएक्शन होते हैं ना वेरी फास्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। सवाल है कि क्यों? तो आयनिक रिएक्शन में क्या होता है कि ऑलरेडी वो आयन के रूप में होते हैं और जैसे अपोजिट आयन एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो आकर्षित होते हैं, तुरंत एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद आइए वेरी स्लो रिएक्शन, फिर उसके बाद देखते हैं बीच वाले को। वेरी स्लो रिएक्शन का क्या मतलब? तो वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब हो गया कि वह रिएक्शन जिसको संपन्न होने में महीनों समय लग जाए। तो दूसरा वेरी स्लो, अत्यंत ही मंद गति से, क्या आप परिभाषा दे सकते हैं? वह अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में मिनटों, घंटों, महीनों या वर्षों टाइम लगता है, वर्षों समय लगता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहे पे जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ जो आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे पे जंग का लगना क्या 2-4-5 मिनट में हो जाता है? नहीं। तो जिसमें घंटों टाइम लगे, मिनटों, महीनों समय लगे, वर्षों समय लगे, उसको आप कहते हैं कि वो क्या है? तो वेरी स्लो रिएक्शन है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 है और O2 है और कोई कैटलिस्ट नहीं है, उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक नहीं, तो क्या होगा? ये वेरी स्लो हो जाएगा। ये वर्षों तक आप छोड़ दीजिएगा, H2 और O2 मिल करके जल नहीं बनाएंगे। उसके बाद आता है मॉडरेट रिएक्शन, तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। तो जो मॉडरेट रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है कि दैट रिएक्शन विच इज नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, जो न तो बहुत ही तेज हो न क्या हो, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो।
जो न तो अत्यंत तेज गति से हो, न अत्यंत धीमे गति से, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो गया आपका मॉडरेट, माने मध्यगामी। इसके जो एग्जाम्पल है आप देखिए, जैसे आपके पास H2O2 है, इसका जब अपघटन होता है तो H2O2 का, तो H2O आप +1/2 O2 में हो जाता है। तो इस तरह से ये मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अगर आपके पास NH4NO2 है तो ये भी अपघटित होकर के और देता है H2O2H2O+N2, ये मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अगर आपके पास सुक्रोज है C12H22O11, इसमें H2O मिला दीजिए H+ के प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। C6H12O6, थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ लिखने में, और प्लस फ्रुक्टोज C6H12O6, दोनों के अणु सूत्र की होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के। तो ये भी मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो याद हम लोग को ये रखना है कि वेरी फास्ट रिएक्शन इतना ना फास्ट हो जाता है कि उसके वेग का अध्ययन करना संभव नहीं होता। वेरी स्लो इतना ना स्लो होता है कि उसके वेग के अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती। तो वेग का जो अध्ययन है वो मॉडरेट रिएक्शन का, मतलब पूरे चैप्टर में जिसके वेग का अध्ययन करेंगे हम लोग वो होगा मॉडरेट रिएक्शन, मध्यगामी अभिक्रिया, जो न तो बहुत ही तेज गति से हो न बहुत ही स्लो गति से हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मध्यगामी अभिक्रिया। तो ये था इस चैप्टर का पहला बिंदु, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार जो कि 3 तरह के हैं। अब हम लोग इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।